बजाय कोई इस तरह के परमानेंट नोट्स होंगे तो फिर इट वुड हेल्प यू कीपिंग विद यू एंड मेंटेनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अदरवाइज इधर उधर होकर फटफटा के बराबर हो जाएगा। सो प्रिसाइज मार्केट एस्टिमेट आपको मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है, पैक साइज की पूरी डिटेल मिल जाती है रिटेल ऑडिट में कि कितने SKUs हैं पूरे मार्केट में, कौन सा पैक साइज ज़्यादा चलता है, कौन सा SKU ज़्यादा चलता है, कौन सा फ्लेवर ज़्यादा चलता है। से सोप मार्केट का अगर आपने रिटेल ऑडिट लिया तो आपको ये पता चलेगा कि टोटल वॉल्यूम कितना है सोप का, कितने हज़ार टन, कितने मिलियन टन बिकता है साबुन का, क्या वैल्यू है, कितने मिलियन रुपए की मार्केट वैल्यू है, कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, यूनिलीवर कितना बड़ा है, P&G कितना बड़ा है, रैकेट कितना बड़ा है, जेल कितना बड़ा है, तिब्बत कितना बड़ा है, कोलगेट-पाल्मोलिव कितना बड़ा है, ठीक है। फिर हर एक के अंदर कॉम्पोजिशन क्या है, से एंटीसेप्टिक मार्केट कितनी बड़ी है, कार्बोलिक मार्केट कितनी बड़ी है और ब्यूटी सोप्स कितने बड़े, लिक्विड हैंड वॉश कितना है और बार्स कितने हैं, ठीक है। देन आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा किसी भी पोर्टफोलियो में बिकता है, इज इट रोज, इज इट लेवेंडर, इज इट लेमन, इट इज व्हाटएवर, चारकोल। तो जो भी आपके मेजर, कौन सा साइज ज्यादा बिकता है, क्या छोटे वाले जो है वो सबसे ज्यादा बिकते हैं या बड़ा वाला जो बार साइज होता है वो सबसे ज्यादा बिकता है। तो you will get to know every single detail about the market composition, key players, which brand sells the most, which SKU sells the most, which size, which flavor, ठीक है, which markets. So in terms of markets भी आपको breakdown पता चलता है कि जी कराची कितनी बड़ी है, लाहौर कितनी बड़ी है, पिंडी कितनी बड़ी है, की 10 cities का साइज क्या है रिस्पेक्टिवली, रेस्ट ऑफ अर्बन सिंध कितना है, पंजाब कितना है, रूरल कितना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक रिटेल ऑडिट से मिल रही होती है। इसी तरह से आपको मार्केट का भी थोड़ा बहुत उसमें आइडिया पता चल रहा होता है, दैट इज न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक अलग से बिल्कुल सेपरेट क्लास लेंगे ऑन रिटेल ऑडिट। सो अभी मैं बहुत सरफेस आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बट रिटेल ऑडिट का स्कोप है क्या, मोटा मोटा एक साइड तो मैंने बताया कि आपको मार्केट कॉम्पोजिशन पता चल जाती है इन टर्म्स ऑफ हु इज कंपटीशन वाली साइड आपने कवर की, टोटल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पता चला, कंपेटिटिव लैंडस्केप क्या है वो भी आपको पता चल गया रिटेल ऑडिट से, मार्केट कॉम्पोजिशन क्या है वो भी पता चल गया कि कौन सा साइज, कौन सा फ्लेवर, कौन सी कंपनी, ये सारी चीजें भी पता चल गई। कार्बोलिक कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है, कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है, वही जाहिर सी बात है, वो कंज्यूमर ऑफटेक डेटा है। उसके अलावा आपको ये भी पता चलता है कि किन चैनल से बिक रहा है, जनरल स्टोर से बिकता है, पान शॉप से बिकता है या किराने से बिकता है, मेडिकल स्टोर कहाँ से बिकता है। देन आपको ये भी पता चलता है ज्योग्राफिकली किधर मार्केट कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। सो और जाहिर सी बात है कि आपको इसमें ये भी पता चल जाता है कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, यानी रिटेल पे प्रेजेंस कितनी है इसकी। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन खड़ी करूंगा, मैं सोप बेचने के लिए जा रहा हूँ और से यूनिलीवर की ओवरऑल जो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट, व्हाट इज न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वहां, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेशनल अवेलेबल है मार्केट में तो एक शेल्फ में कितना अवेलेबल है, शेल्फ पे तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट होगी, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट सॉरी when it comes to retail order. Availability space sort of thing. Availability where? Like in market, but Which market? particular category की जो market के अंदर हम बात करते हैं. So is it percentage? Is it volumes? It is what? It is Yeah. availability of like products or like brands in that specific category of the industry. Availability where? At the household? No, in the market. Market where? Marketplace. Like for example, it's a beauty Supermarket. soap. So basically in a supermarket or like basically in the supermarket. So how many brands are there for Supermarkets. like a soap? Supermarkets are totally 1% of the total universe. There are about 1 million outlets in Pakistan. ठीक है? There are about 1 million outlets in Pakistan. 8 लाख है, कुछ कहते हैं 8 लाख है, कुछ कहते हैं 1 मिलियन है। तो मोटा हिसाब पकड़ लेते हैं 1 मिलियन अगर है
1 मिलियन का 1% कितना होगा? 1% से भी कम है अर्बन फिनोमेना से। अर्बन फिनोमेना है सर, 1% से भी कम, आधा 1% से भी कम। 1% से भी आधा परसेंट। तो सुपर स्टोर पे अवेलेबिलिटी किसी ब्रांड की न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बता सकते फिर। I guess it's in the industry. इंडस्ट्री मींस Like for example, it's a beauty category. So and we are talking about soap. So like in the beauty category, how many soap brands do we have in the market? सप्लाई कितना है? Like for example, when it comes to soap, we can say Lux is also selling a soap. Then we have other brands too in the market, Palmolive, Okay. this. So if there are 100 outlets in Pakistan and my brand is available in 50 outlets, then my numeric distribution would be 50%. Simplest. इतनी जो सब सर्कल्स में हम घूम रहे हैं, ये याद रख लो एक जुमला, you will never forget what is numeric distribution. If there are total 100 outlets in Pakistan and you are available at 50 outlets, that means your numeric distribution is 50%. So simply put, numeric distribution is availability on percent availability on number of outlets. ठीक है? Your prevalence on outlets is called numeric distribution. अब it could be a company, prevalence of a company, prevalence of a brand, prevalence of of a SKU. बात समझ रहे हैं? ये सब चीजें अलग होंगी ना. For example, Unilever could be available. Unilever की ND, ये समझिएगा जरा सा बात हो. Unilever की numeric distribution 100% हो सकती है. हर दुकान पे या तो लाइफबॉय मौजूद है या लक्स मौजूद है सोप कैटेगरी में, या तो लाइफबॉय मौजूद है या लक्स मौजूद है, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं कि यूनिलीवर अगर 100% है तो लाइफबॉय और लक्स भी 100 हो. लक्स 50% दुकानों पर है, 50% एक्सक्लूसिव या म्यूचुअल, आप जैसे भी कह लें. 50% दुकानों पे लक्स है, 50% दुकानों पर या 75% दुकानों पे लाइफबॉय है, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि अगर एक ब्रांड अवेलेबल हो गया 50% पे तो हर SKU 50% है उसका. लक्स का जो बड़ा वाला है वो सिर्फ 10% दुकानों पर है और छोटा सबसे जो साइज है वो 40% दुकानों पर है या 45% दुकानों पर है. So this is how numeric distribution works. It is always top down, bottom up. It is सबसे छोटा SKU अगर एक भी है तो ब्रांड की अवेलेबिलिटी भी टिक हो गई उसमें. लक्स का एक साबुन पड़ा हुआ है सबसे छोटे साइज का, उस पर्टिकुलर SKU की ND उस पे यस हो गई. लक्स की एज अ ब्रांड यस हो गई. यूनिलीवर की बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग लक्स बीइंग देयर यस हो गई. तो एक SKU कहने को पड़ा हुआ है लेकिन कंपनी की अवेलेबिलिटी भी उस एक SKU की कम से कम अवेलेबिलिटी पर डिपेंडेंट है. सो दिस इज न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंड ऑफ कोर्स ट्रेड की प्लानिंग के लिए इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि आपको किस तरह का ट्रेड स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा. तो ये भी आपको रिटेल ऑडिट से पता चल जाता है, ठीक है? कुछ चीज़ें हाजमे में मुश्किल करेंगी, गिरानी करेंगी. च्यू करते रहोगे मुस्तकिल बार बार. गाय कैसे खाती है? गाय सारा खाना खा लेती है, उसके बाद दे टेक इट अप, च्यू इट एंड देन दे टेक इट बैक. तो आप भी ये एपेटाइट से ज्यादा जो खाओगे ना अभी 2 घंटे में ओवरडोज, जस्ट सारा उतार लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा निकाल के च्यू करते रहो. अगर च्यू करोगे ओनली देन कुछ फायदा होगा, वरना वो पेट ही खराब करेगा सर. उसको उर्दू में जुगाली कहते हैं. जुगाली. 90-100% of the market information आपके रिटेल ऑडिट्स आ गए. यस, रिटेल ऑडिट से बहुत अच्छा सवाल है, पूरा करो सवाल. तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी किसी चीज की जरूरत क्या है? गुड पॉइंट. अगर मैं आई एम शॉर्ट ऑन कैश तो If I am short on cash, yes, you can live with this. However, retail audit at times when there is no audit, then you have no option. By retail audit हो ही नहीं रहा कैटेगरी में, मार्केट साइज कैसे एस्टैब्लिश करोगे? इससे जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे होते हैं उनको आपको रिटेल तो नहीं बताएगा कि कंज्यूमर ट्रेंड्स आ रहे हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं. दूसरा इशू, very rightly pointed out, दूसरा इशू, it is blinded on consumer. It is blinded on consumer. It is just dependent on consumer offtake, which is to that point
इसके बाद कंज्यूमर का बिहेवियर क्या और कैसे चेंज होने वाला है, क्योंकि व्हेन यू टॉक टू कंज्यूमर नॉट ओनली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टुडे, व्हाट हैपेंड टुमारो यस्टरडे, but you also get some sense from consumer in terms of their intent for a particular brand, design, size, whatever. यार अभी फ्यूचर में आप इस तरफ जाओगे नहीं जाओगे, फ्यूचर में आप लिक्विड एरोसोल इस्तेमाल करोगे घर में कीड़े मारने के लिए या वो इवेपोरेटर यूज करोगे? व्हाट इज योर इंटेंट कि नेक्स्ट सीजन में क्या इस्तेमाल करने वाले हो? कोई नई इस तरह की प्रोडक्ट आ जाएगी वो इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे, ये चीज रिटेल ऑडिट नहीं बता सकता। behavioral aspects कंज्यूमर पर्सपेक्टिव कंज्यूमर पर्सपेक्टिव इज मिसिंग। डिविस्टिक भी तो करते हैं ना उसके लिए जब रिटेल ऑडिट के लिए यस, लेकिन सिर्फ अगर ये करें कि फॉर एग्जांपल रिटेल ऑडिट कह रहा है कि सारे आउटलेट्स में 90% दुकानों पे लक्स है, तो मैं लक्स के जो भी डिज़ाइन है या फिर उसके जो भी क्वालिटीज उसके प्रोडक्ट के वो मोर और लेस ऑल्टर करके अपना प्रोडक्ट भेज दूँ, क्योंकि वो भी will not have Retail will not answer the reasons, na? Retail okay. only states. Okay. देखो, yes we can do that. like learning from the best वाली चीज़ है। Learning from the best you can do that. कि यार this is the market leader, इस साइज में आता है, इस फ्लेवर में आता है, इस खुशबू में आता है। उसमें USP भी ऐड कर सकते हैं। उसका USP भी ऐड कर दिया, but the missing point here, उसकी equity, how entrenched that brand is. आप उससे अच्छा भी दे दोगे ना, नहीं यही अच्छा है, and it happened with many brands, many great brands. सस्ता भी है, अच्छा भी है, still consumer prefers जो महंगा है और खराब है because of the equity. So without understanding how entrenched a brand is, you cannot actually decide whether you launch a particular product or not, or with what force you should basically communicate to consumers in order to make them switch. क्या ट्रायल जनरेशन करवानी होगी, किस तरह से ट्रायल इंड्यूस करोगे इतनी इंट्रेंच ब्रांड को तोड़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड है। तो उसमें लेकिन एक चीज़ और भी है कि 80% अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है अवेलेबल मार्केट में, लेकिन उसकी मूवमेंट कुछ भी नहीं है, हर दुकानदार ये कहता है कि 3 इसके मैंने SKU परचेज किए थे, शुरू 6 महीने से पड़े लोग, एक भी सेल नहीं हुआ इसमें, तो उससे जो मार्केट का ट्रेंड का नहीं पता चलेगा ना, 80% अवेलेबिलिटी से कैसे पता चलेगा? There are two aspects. Retail audit में दोनों aspects आपको मिलते हैं. One aspect is availability. The other aspect is sales volume. परचेज तो पावर है कंज्यूमर की, वो भी बहुत डिपेंड करता है। वो भी depend अब आईफोन सबसे अच्छा है and everybody wants to have that. But But nobody still has. सैमसंग जो कर रहा है कि भाई वो मार्केट लीडर है और मैं वैसा करने की कोशिश करूँ, बट आईफोन कहता है कि भाई मैं तो लॉन्च करने वाला हूँ, और वो लॉन्च होता है उससे पहले ही बिक जाता है ज़्यादातर। बट इट डिपेंड्स ऑन द परचेज पावर ऑफ द कंज्यूमर। हम सेम प्रोडक्ट निकालते हैं लक्स जैसा, मगर हम उससे प्राइस से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ वहाँ पे तंग करेगी। अब जैसे कनोर नूडल्स जो है वो अभी 85 रुपीज़ के हो गए हैं, और शूप कर रहा है कि भाई हम कॉम्पीट करें, और मतलब शूप लेकिन नहीं आ पा रहा है क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए एनिमेशन और ये चीज़ें कनोर वालों ने ज़्यादा की हैं। बट क्योंकि अब शूप जो है वो अभी हो रहा है कि भाई वो 40 रुपये का है, 45 का है, तो अब वो 85 का हो रहा है, तो हो सकता है मैं सोच रही थी कुछ दिनों पहले कि कनौर की मार्केट अब थोड़ी डाउन हो सकती है, क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं नूडल्स पे देखा जाए तो ये परचेज पावर भी तो कम होती जा रही है ना कंज्यूमर्स की, उस हिसाब से वो ऊपर जा रहे हैं। देखिए प्राइस हाइक्स का डिफरेंस स्विचिंग एक रिजल्ट होता है, और दूसरा मार्केट श्रिंकेज भी होता है। मतलब पहले जितना डायपर बिकता था, अब ओवरऑल डायपर की सेल ही कम हो गई है, ठीक है। पहले जितना पेट्रोल बिकता था, ओवरऑल पेट्रोल की आप इंपोर्ट नंबर्स वगैरह देख लें, आपको आइडिया होगा, पेट्रोल की ओवरऑल कंजम्पशन कम हुई है पहले से, ठीक है। क्यों यार, तू उधर जा रहा है, मुझे साथ ले चल, बच्चा दिन में खेल रहा है, अब मैं डायपर नहीं पहनाऊंगी, इसको मैं घर की वो निकर पहना देती हूँ, वो जो प्लास्टिक वाली है, या बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव ना, मुझे 30 रुपए का 40 रुपए का एक डायपर बच्चा भी पहनेगा और अभी खराब कर देगा, मुझे फिर चेंज करना है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड 200 रुपीज अ डे ऑन दिस किड बिकॉज आई हैव 2 others। तो इवेंचुअली मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस माई कॉस्ट, मैं कोई ऑल्टरनेटिव पे चला जाऊंगा। मैं पहले हर मसाला सब्जी भी पकानी होती थी तो मैं नेशनल की रेसिपी मंगवाता था, अब मैं कहता हूँ यार सब्जी और सिंपल सालन के लिए तो मसाले की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल मिर्च और नमक घर के मसालों से मैं बना सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, कैटेगरी को
श्रिंक कर दिया, रिड्यूस कर दिया, अपना कंजम्पशन कट कर दिया। एट टाइम्स पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कौसर मसाले पे चला जाऊंगा। यार नेशनल वाला ना मुझे 80 रुपए का पैकेट पड़ रहा है, कौसर वाला जो है 60 का है। फिर उसके बाद वो जो थैली में आते हैं अनब्रांडेड, मैं उस पे चले जाऊंगा कि यार ये इसका कौसर भी 60 रुपए का आ रहा है, इसका 50 ग्राम मसाला जो है वो तो 30 रुपए में दे रहे थैली में। मैं कॉम्प्रोमाइज करके क्वालिटी पे ब्रांडेड से अनब्रांडेड पे चला गया, और उसके बाद फर्दर फिर मैं कैटेगरी आउट कर गया, एग्जिट कर गया इन अ वे। जब मैं रेसिपी मसाले की बजाय अपने मसाले डाल रहा हूँ तो मैंने कैटेगरी एग्जिट कर दी। It happens in any category, in any environment where price hikes are So common. usually their consumer buying behavior वहाँ पे पता चलता है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है। वहाँ Yes. रिटेल ऑडिट से ज़्यादा आपको ये चीज़ पता चलती है कि भाई ये चीज़ नहीं, हम retail निकालेंगे audit- या okay, नहीं, good मतलब point. डिफरेंस की बात कर रही हूँ मैं डिफरेंस बता देता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, मेरा ख्याल कंक्लूड कर देगा सारे डिस्कशन को हमारे इस पे। रिटेल ऑडिट टेल्स यू दैट मार्केट इज श्रिंकिंग, बट इट नेवर टेल्स यू व्हाई। The reasons. It tells you it is shrinking. For example, मैं बार सोप को, ये एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा, मैं बार सोप को सिर्फ ऑडिट कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ मार्केट अचानक से श्रिंक होना शुरू हो गई बार सोप की, कि यार लग रहा है कंज्यूमर पे ना बड़ा इफेक्ट पड़ गया है प्राइसेस का। जैसे जैसे ये देखो, ये प्राइस यहाँ से अप की और यहाँ से ये मार्केट जो है वो गिरना शुरू हो, बल्कि मार्केट तो प्राइस अप होने से भी पहले से गिरना शुरू हो गई थी। And I concluded that look, market is very non-lucrative because market is decreasing because of the price hikes. Market is decreasing. People have stopped using soap. यहाँ हिट होता है? बस सोप का ऑल्टरनेट पत्थर से थोड़ी रगड़ के दूंगा भाई। मैं मुल्तानी मिट्टी से तो नहाने दे रहा। So I want an alternative. Is it there or not? अगर मैं ऑल्टरनेटिव सस्ते ब्रांड पे गया होता तो वो भी रिटेल ऑडिट में रिफ्लेक्ट हो जाता। कैटेगरी क्यों कम हो रही है? विदाउट रियलाइजिंग कि उस पीरियड में लिक्विड हैंड वॉश और शावर जेल्स लॉन्च हुए, और जहां उसकी मार्केट कम होना शुरू हुई है वहां लिक्विड हैंड वॉश की मार्केट जो है ग्रो होना शुरू हुई। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रिटेल ऑडिट टेल्स यू। एंड अगर आप सिर्फ बार सोप का रिटेल ऑडिट कर रहे होते, वो कहता कि मार्केट गिर रही, आप कंक्लूड करते कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्केट गिर गई। बट जब आप कंज्यूमर के पास जाएंगे और कहेंगे यार आप पहले साबुन 6 टिकिया लाते थे, अब आप 4 ला रहे हैं क्या? नहीं, मैं 4 तो ला रहा हूँ, तो अब क्या कम नहा रहे हैं आप? नहीं, उसी फ्रीक्वेंसी आप मुंह कब धोते हैं? तो alternate या use करो। कुछ और कर रहे हैं? हाँ जी, मैं लिक्विड हैंड वॉश ला रहा हूँ। हाथ धोने के लिए तो हैंड वॉश यूज होता है, नहाने के लिए जो है वो। और दूसरे घर में आप जाएंगे, वो कहेगा कि जी अब हाँ मैं 6 की जगह 2 बार ला रहा हूँ। ये बस किसी को अगर धोना होता है मुंह हाथ तो धोता है, अदरवाइज हैंड वॉश है और शावर जेल है। तो इट ऑल डिपेंड्स। Sir, I have a question. Retail gives us like about their trends of the market and snapshot, but it doesn't answer the questions of like why. Why is that Why? specific thing Of course. happening? For example, the example that you gave just right now, it was like we perceive that it's due to the changes in the price. It could be anything factor, like it could be an internal problem of the industry. So It like could be. retail, I feel like retail cannot give a complete answer. It's like an incomplete answer. It needs support with like another part of the research to देखिए, answer the why. as I just explained, yes, in order to answer whys of what is happening in the market, you should have consumer connect, consumer researches, usage and attitude studies, blah 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 whatnot. In a way, you should connect with consumers, but as Shahrukh rightly mentioned, price is another question that we have. If we do not have too much to spend on the research, then you have to pick and choose. You can't do कि जी मैं प्रोडक्ट टेस्ट भी कर लूँगा, मैं कंज्यूमर रिसर्च भी करूँगा, मैं यूएनए भी करूँगा, मैं रिटेल ऑडिट भी करूँगा, मैं हाउस होल्ड पैनल भी लूँगा। नहीं, आपको एक लिमिटेड बजट में अगर काम करना है, यू कांट डू एवरीथिंग। देन आप थोड़ी सी टेस्ट रिसर्च करते हैं, देन आप थोड़ी सी रिटेल ऑडिट करते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटेटिव करके देखते हैं कि यार ये फिनोमेना जो वाइज है उसके जवाब में क्वालिटेटिव से निकालें कि क्या हो रहा है मार्केट में, राइट? ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड योर बजट, ऑफ कोर्स। Okay. The second source, most common source in syndicated research is consumer panel data.
अच्छा, दोनों में अगर आप पढ़ो तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है? बैक डेटा कैन बी बॉट दैट प्रोवाइड्स ब्ला 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 ब्ला। ओके, सो व्हाट इज बैक डेटा? क्योंकि क्लाइंट एट टाइम्स जब आप क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट पूछेगा आपके पास बैक डेटा है? It's the Say. available data of the industry. हाँ, It's the available data of the industry. historical trends of the category. हाँ, कहाँ से आएगा वो? जो आपने नेचुरल research सर्टिफिकेट चाहिए होगी, की, लाइक research एविडेंस की, के तौर पे वो कर रहे होंगे ना कि आप पिक्चर बताएं, मतलब ज़्यादातर ये इशू आता है कि आप पिक्चर्स भेजें और जीपीएस बताएं कि कहाँ पे आपने डिलीवर किया है। नहीं, ये नहीं बैक डेटा। बैक डेटा वही है जो हसन ने भी कहा, हम पिछले 1 साल से अगर ऑडिट कर रहे हैं स्पाइसेस फॉर एग्जांपल, रेसिपीज फॉर एग्जांपल, केचप कॉन्डिमेंट्स फॉर एग्जांपल, और CSD फॉर दैट मैटर, इन सबका अगर 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से मैं ऑडिट कर रहा हूँ और कोई क्लाइंट आकर कहता है कि यार मैं ट्रेंड समझना चाह रहा हूँ कि कैटेगरी ग्रो कर रही हो ईयर बाय ईयर या नहीं, तो मैं कहूँगा कि जी आप एक काम कीजिए, आप 3 साल का बैक डेटा ले लीजिए। सो क्लाइंट whenever they say back data, you should clearly understand what is back data. किस कैटेगरी का बैक डेटा हमारे पास है अवेलेबल और किस कैटेगरी का बैक डेटा हमारे पास नहीं है, कौन कौन सी कैटेगरीज हम ऑडिट करते हैं। When you are going to a client as a client service person, आप ये तो कन्फाइन नहीं करेंगे मैं तो सिर्फ क्वालिटेटिव पे बात करूंगा, नहीं जी मैं सिर्फ क्वांट पे बात करूंगा, नहीं जी मैं सिर्फ रिटेल। तो आपको कम से कम आपकी कंपनी की क्या क्या ऑफरिंग्स है आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी कैटेगरीज अभी ऑडिट कर रहे हैं और उसमें कहाँ से कहाँ तक का बैक डेटा हमारे पास अवेलेबल है राइट नाउ, ठीक है। सो दैट कोई भी क्लाइंट कभी भी पूछे बैक डेटा। और फॉरवर्ड डेटा क्या होता है? जो करने जो हम करेंगे अभी हम कर रहे हैं उसमें आगे कोई ऑनबोर्ड होता है तो ये फॉरवर्ड सर्विस कहलाती है। बैक डेटा, फॉरवर्ड सर्विस, फॉरवर्ड डेटा। बिन मेथोडोलॉजी क्या होती है? हाँ जी, अब आ जाते हैं रिटेल ऑडिट पे, हमने बात कर ली। इसकी एक और इसके फैक्ट्स के ऊपर एक अलग से हम सेशन करेंगे। अभी हम मूव कर जाते हैं होलिस्टिकली इसको समझने के लिए। गेट कंज्यूमर पैनल डेटा। कंज्यूमर पैनल क्या होती है, या ऑल्टरनेटिवली इट इज आल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड पैनल। कंज्यूमर पैनल या हाउस होल्ड पैनल। कंज्यूमर पैनल क्या चीज होती है, हाउस होल्ड पैनल क्या चीज होती है? It's a methodology where you recruit a representative universe of the outlet of the households. जी पूरे पाकिस्तान में मैंने 3000 घरों का एग्जाम्पल ले लिया, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और मैंने कहा कि जी मैं हर महीने आपके घर आऊँगा, आप सिर्फ एक काम कीजिए, अपने घर का पूरा कचरा जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ खरीदते हो, whatever, आप उसको डिस्कार्ड नहीं करो, आप उसको ये डब्बा हम लेके जा रहे हैं, इस डब्बे में डालते हो। मैं हर महीने आके इस डब्बे को खाली करके इसकी तमाम रैपर्स के नोट डाउन, आपने आइसक्रीम खाई, आपने कचरा उसमें डाल दिया, पैकेज, आपने मसाला इस्तेमाल किया नेशनल का, आपने डब्बा उसमें डाल दिया, आपने जो है वो बिस्किट खाया, बिस्किट का पैकेट उसमें डाल दिया। सो जूस, बिस्किट, फलाना ठिकाना, वो आप सारे बिन, दिस इज कॉल्ड बिन मेथोडोलॉजी। हाँ, डायपर उसका पैकेट जब तक नहीं आता तब तक, हाँ, लूज होता है तो वो फिर ज़बानी पूछा जाता है, डायपर्स उसमें इनवाइटेड नहीं होता। So again इसमें ये है सप्लाई साइड। रिटेल जब हम लेते हैं तो रिटेल से क्या बिका, क्या सप्लाई हुआ, टू whom? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर डेटा कंजम्पशन का ये क्या है, कंजम्पशन साइड, डिमांड साइड, कंजम्पशन साइड, ठीक है। तो सप्लाई साइड समझनी है तो हम रिटेल को समझेंगे, रिटेल से भी पीछे चले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को समझेंगे, और अगर डिमांड साइड समझनी है तो हम कंज्यूमर को समझेंगे। कंज्यूमर की कंजम्पशन लेने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सब्सक्राइब टू कंज्यूमर पैनल और हाउस होल्ड पैनल, ठीक है। जिससे आपको अगेन क्या मिलेंगे, वही फैक्ट्स मिलेंगे, वही वॉल्यूम, वही वैल्यू,
वही कैटेगरी प्रोडक्ट ट्रेंड्स। ये सिर्फ इसमें एस्पेक्ट क्या होगा, इसमें डेटा क्या होगा कि इतने टन साबुन इस्तेमाल कंज्यूमर ने खरीद के इस्तेमाल किया, इतने टन दूध पैकेज्ड मिल्क कंज्यूमर ने खरीद के इस्तेमाल किया, इतने रुपी वैल्यू का जो है वो उन्होंने शैम्पू खरीद के इस्तेमाल किया। दिस वुड बी द एंगल व्हाइल लुकिंग एट द हाउस होल्ड डेटा। अब पूछिए सवाल, फिर आगे चलेंगे। How is it not accurate? How that's a very good question. How it is not accurate and why it is especially it is covers only retail sales, mostly limited to urban Pakistan. Sacrifice specific categories may have under coverage. ठीक है? Maybe they forgot to throw that wrapper into that. अब यहाँ पर जब आप आ जाइए तो ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करते हैं। ह्यूमन एरर्स, आउट ऑफ होम कंजम्पशन, सबसे पहला इशू आउट ऑफ होम कंजम्पशन। रिटेल से जो बिकता है वो तो रिटेल से ही बिक रहा है ना, चाहे आप वहीं खड़े होके खाएं चिप्स का पैकेट या घर ले जाके खाएं, रिटेल पे जो बिकेगा वो रिटेल पे कवर भी होगा, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर पैनल में अगर आपने आउट ऑफ होम कंजम्पशन की है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी कंज्यूमर पैनल पे, नंबर 1। सो आउट ऑफ होम कंजम्पशन को एड्रेस नहीं करता ये, स्पेशली जो इम्पल्सिव कैटेगरीज होती हैं, CSD, कन्फेक्शनरीज, स्नैक्स, ये सारी इनमें आउट ऑफ होम की कंजम्पशन का वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके नंबर्स कवरेज के बहुत अच्छे नहीं आते इसमें। अच्छा, देन इसकी इशू फाड़ते हुए रैपर इस तरह से फटा है कि आइडेंटिफाइबल आइसक्रीम, रिमेंबर आइसक्रीम का पैकेट, चॉकलेट की वो जो बार खाती है, कोन का पैकेट जब आप फाड़ते हो किस हालत में होता है, वो ना लेजिट रहता है ना वो इस। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है कि जब आप आइसक्रीम का रैपर उठा के डालेंगे उस बिन के अंदर और वो उसमें पूरी आइसक्रीम भी लगी हुई होगी तो 1 महीने के बाद उस बिन का क्या असर होगा, अगर द मेथडोलॉजीज फॉलोड वेरी रिलीजियसली। जब आप क्रीम का पैकेट उसमें फेंकेंगे खाली करके, दूध का पैकेट फेंकेंगे उसमें खाली करके, व्हाट वुड हैपन टू दैट बिन आफ्टर अ मंथ? दूध का पैकेट 5 दिन बाद रख देंगे तो फ्लाइज ज़्यादा होंगी उस बिन पे। and it's not hygienic जो भी वहाँ डाली था उसमें। Plus, it will also discourage people to continue that practice. Like, उनके घर में they are being incentivized. Consumer panel is there from very, very, very long time in Pakistan. Previously, Unilever used to have consumer panel within Unilever management. Then they separated out and make it a separate company. One of the Unilever guy has started a consumer panel and still it's running. कुछ जगहों पे क्लाइंट को इश्यूज भी हैं, कुछ जगहों पे क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड भी है, सो इट्स अ मिक्स इमोशन फॉर कंज्यूमर पैनल, बट मेथडोलॉजी इज इन प्रैक्टिस नॉट जस्ट हियर इन पाकिस्तान, ग्लोबली द विन मेथडोलॉजी। अच्छा, हाउएवर द मेथडोलॉजी हैज एडवांस्ड significantly in other countries. So household panel somewhere in US, somewhere in Europe, how it is happening, you should know that. आपकी वो इंस्पिरेशन भी हो सकती है कि दिस इज समथिंग न्यू दैट आई कैन स्टार्ट इन पाकिस्तान। व्हाट दे हैव डन इज टू प्रोवाइड ट्रैकर्स, बारकोड रीडर्स टू कंज्यूमर्स। सो व्हाट ऑल दे नीड टू डू, उनके यहाँ लूज का कॉन्सेप्ट बहुत ही रिलेटिवली कम है, देयर इज नथिंग लूज एज सच। सो व्हाटएवर दे आर बाइंग इट्स ब्रांडेड एंड हैज अ बारकोड, बिकॉज 90% ऑफ टेक इज फ्रॉम supermarkets, so everything is barcoded. हमारे यहाँ 2 मसले, हमारे यहाँ still it is believed that 70-75% of take is from journal trade and nothing is barcoded or very. सर बारकोड देंगे वो चोरी कर लेंगे? चोरी का मसला नहीं है, हाँ यूनिवर्सल बारकोड्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंप्लाइंस उसका नहीं है इतना ज़्यादा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे स्टिल नहीं होता, लोकल जो है साशे पे होते ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो मेनी प्रोडक्ट्स में मतलब कई कंपनीज ऐसी हैं जो एज स्टैंडर्ड उन पे बारकोड है ही नहीं एट ऑल। आपको सुपर स्टोर वाले को अपना बारकोड चिपकाना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक इट मशीन रीडेबल।
बट बाहर क्योंकि 90% ऑफ टेक सुपर स्टोर से होती है, तो एवरीथिंग इज बारकोडेड. कंपनी और वहाँ की कंप्लाइंस लेवल्स भी अलग हैं. बगैर मतलब रजिस्टर करवाए, बगैर बारकोड के यू कैन नॉट सेल एंड स्टफ लाइक दैट. So barcodes are available. So what is being done is to provide barcode scanners which are connected. These terminals or POS terminals are connected with servers directly. Nobody go to interview the shopper. Rather, shopper whenever they come home and they purchase everything, the scanner is there. They just have